तो ध्यान से देखना, हम किस पर बात कर रहे थे? कूलॉम के नियम का सदिशीय निरूपण, ठीक है ना। सदिश हम विचार कर रहे थे ना। तो हम देखे थे कि कूलॉम का नियम जो है दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है ना, तब उसमें उसको हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए है, देखो हम इसे चित्र तो बना दिए हैं, लेकिन फिर से एक चित्र बनाकर तुमको समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है ना। हाँ। दो कोई बिंदु आवेश है, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। दो बिंदु आवेश हो गया ना। अब ये बिंदु आवेश पहला है Q1 और दूसरा है Q2, है ना। और ये दोनों R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? R। तो वही हम यहाँ पहला स्टेप लिख दिए कि माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर क्या है, स्थित है। तो देखो आवेश Q1 Q2 है ना, ए मत समझ जाना, ए नहीं समझना, यह Q1 Q2 दोनों कितने दूरी पर है, R दूरी पर है। क्लियर हो? अब हमने स्थिति सदिश में देखा था कि मूल बिंदु से हम किसी भी बिंदु का स्थिति बता सकते हैं ना। हाँ। तो जो सदिश Q1 का स्थिति बताएगा, जो सदिश Q1 का स्थिति बताएगा वो Q1 का स्थिति सदिश होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पर R1 मान लो, क्या मान लो, वेक्टर R1 हुआ ना, हुआ। चलो दूसरा आ जाते हैं, Q2 का भी तो स्थिति मालूम करना है ना। हाँ, तो Q2 का स्थिति मालूम करेंगे तो यहाँ से एक सदिश जाएगा Q2 के पास, Q2 के पास जब आया तो यह वेक्टर R2, तो वेक्टर R2 किसका स्थिति सदिश है, Q2 का है ना। हाँ, तो वही हम यहाँ पर इसको क्या किए हैं, लिख दिए हैं कि चित्रानुसार वेक्टर R1 आवेश Q1 का स्थिति सदिश है ना, है। फिर R2 आवेश Q2 का स्थिति सदिश। दोनों क्लियर हुआ अभी तक? तीसरा देखो, अब ध्यान से देखना, हाँ स्थिति होगा ना, ध्यान से देखना। अब जब हम ये मूल बिंदु हुआ ना, ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु इसकी स्थिति ये है ना। अब देखो Q1 का स्थिति Q2 के सापेक्ष कुछ है ना, होगा या नहीं होगा? होगा ना। Q2 यहाँ है, Q1 यहाँ है, तो Q1 का स्थिति Q2 के सापेक्ष कुछ तो होगा, और Q2 का स्थिति Q1 के सापेक्ष कुछ तो होगा। अरे हाँ या ना? होगा ना। तो इसी को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और वेक्टर खींचेंगे। इस साइड एक वेक्टर खींचते हैं, खींच दिए। हम इसमें लिखेंगे क्या, हाँ 2 1, क्या 2 1, यानी कि Q2 का स्थिति किसका, Q2 का स्थिति Q1 के सापेक्ष, Q2 का स्थिति Q1 के सापेक्ष। 2 है पहले, तो 2 का स्थिति किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, ठीक है ना। तो पहले जो रहेगा उसका, उस पर ही परिणाम का बल अति पड़ेगा। एक तास मान लो तो 4, मतलब ज़्यादा हम क्या देंगे, बल देंगे, ठीक है ना। तो Q2 यहाँ है ना, और Q1 यहाँ है। Q2 की स्थिति बताने के लिए किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, तो 2 को पहले रखे, 1 को बाद में रखे, ठीक है ना। तो वेक्टर R21 क्या है, Q2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, स्थिति Q1 के सापेक्ष, ठीक। और दूसरा हम खींचते हैं, देखो यहाँ से, इस साइड से इस साइड जाओगे ना, तो ये क्या होगा, वेक्टर
1 हाँ 1 2 है ना, वेक्टर R12 होगा। यानी कि आवेश Q1 का स्थिति किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। वही हम लिखे हैं वेक्टर R21 लिखे है ना, यहाँ पर है आवेश Q2 की स्थिति किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। दूसरा है यहाँ देखो वेक्टर R12 है ना, तो यानी कि आवेश Q1 की स्थिति किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। लिख दिए हैं, लिख दिए। चलो अब ध्यान से देखना, जब ये देख रहे हो ना, तो यहाँ से तुम्हें देखने के लिए क्या मिलेगा, एकांक सदिश। ध्यान से देखना, जब तुम ये देखो ये जो इस साइड जा रहे हो, इसकी कोई ना कोई दिशा है ना, है ना। इस साइड जा रहे हो, इसका भी कोई दिशा है ना, है ना। तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी अगर मान लो कि ये R जा रहा है ना, R1 है ना, R1 वेक्टर R1, तो इसकी दिशा में हम लेंगे क्या, लेते R1 कैप, ठीक है ना। क्या लेते R1 कैप, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए। क्या बताने के लिए, डायरेक्शन। जैसे इसे बताते हैं आई कैप से, इसे जे कैप से बताते हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम R1 का कैप लेते हैं ना। अगर हमें R21 मिले तो इस दिशा में है ना, इस दिशा में है ना, तो इसकी स्थिति एकांक सदिश बताने के लिए क्या लेंगे, R21 पर कैप लेंगे ना, डायरेक्शन बताने के लिए। फिर यहाँ नीचे वाला क्या लेंगे, R12 का कैप लेंगे, लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो बस ठीक उसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, उतार दिए, जो कि फिर से तुम्हें समझाने का क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। समझ गए हो, हाँ। तो ध्यान से देखना, कैप ऑफ R21 यानी कि R21 पर कैप है ना, किसका है, वेक्टर R21 की स्थिति में, दिशा में, किसमें, दिशा में एकांक सदिश, यानी कि इस दिशा में आ रहा है, ठीक ना। फिर देखो दूसरा है R12 पर कैप है ना, तो क्या है, वेक्टर R12 की दिशा में एकांक सदिश मिल गया। हाँ, जब मिल गया तो अब ध्यान से देखना, कुछ रिलेशन बनता है, कुछ रिलेशन बनेगा। रिलेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखना। हम पहले बात करते हैं इस पर यदि हम विचार करें, देखो वेक्टर ये है ना, ये है ना, देख रहे हो। जब ये देख रहे हो तो इसमें इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ये दोनों देख लो, देख रहे हो, और ये दोनों देख रहे हो। क्या इस दोनों में कोई रिलेशन है, वेक्टर ये है और उसकी दिशा ये है ना, R12 R21 सिर्फ इस पर वेक्टर लग गया, इस पर कैप लग गया, है ना। एक दिशा बता रहे थे, पूरा सदिश बता रहा है ना। तो क्या इस दोनों में कोई रिलेशन है, रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इसको ध्यान से देखना कि हम लिखते हैं, हम बोलते हैं एक कैप निकालने के लिए तो क्या नहीं करते हो, वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A लिखते हो या नहीं लिखते हो, लिखते हो ना, लिखते हो। तो क्या इसका हमें रिलेशन मिलेगा, इससे संबंधित मिलेगा ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर R21 पर कैप यदि हम लिखते हैं तो क्या होगा, वेक्टर R21 होगा बटा मैग्नीट्यूड ऑफ R21 होगा ना, होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखोगे तो R12 पर कैप बराबर वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर R12 नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना? होगा ना? हाँ। चलो, ये तो रिलेशन हो गया, इसका उपयोग हम आगे करेंगे, समझ रहे हो? चलो अब देखो, ये बल, ये जो ये Q1 है ना आवेश, सॉरी Q2 है ना, Q2 आवेश इस पर लगा रहा है, बल 1 पे लगाएगा और Q1 2 पर लगाएगा, यानी कि ये इस साइड लगा रहा है और ये इस साइड लगा रहा है ना। तो ध्यान से देखना, Q1 बल लगा रहा है Q2 पर, Q1 बल लगा रहा है Q2 पर, तो Q1 बल लगा रहा है Q2 पर, यानी कि F वेक्टर F12 किससे सूचित करेंगे? वेक्टर F12, यानी कि वेक्टर लगा तो फोर्स रहा है ना, बल लगाएगा इधर से लगा रहा है, Q2 लगा रहा है Q1। हाँ तो Q1 लगा रहा है तो फोर्स लगा रहा है ना, इस पर लगा रहा है ना, तो इसको हम सूचित करेंगे वेक्टर F12 से। 1 2 वहाँ पर 2 1 देखो अभी तक क्या देखे हो, अभी तक क्या देखे हो कि जिस पर ज़रा ये मान लो कि जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं उसको पहले लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या किए हैं? बाद में लिखे हैं, यही नहीं। देखो यहाँ पर F12 आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा के कारण बल F12, तो सही तो है, आवेश 1 पर है ना, आवेश 1 पर Q2 के कारण बल, सही है ना? आप इसका ही ना बात कर रहे हैं। अब ये जो है Q1 किस साइड बल लगाएगा? इस साइड, तो देखो इस साइड लगा रहा है बल, लगा रहा है ना, तो ये कौन सा बल लगाएगा? F21 लगाएगा, यानी कि आवेश 2 पर 1 के कारण बल, समझे? हाँ, तो वही लिख दिए वेक्टर F12 आवेश Q1, क्या किस पर? Q1 पर Q2 के कारण बल लिख दिए हैं। दूसरा है वेक्टर F21, वेक्टर F21 यानी कि Q2 पर Q1 के कारण बल लिख दिए हो। जब लिख दिए हो तो ध्यान से देखना, हम यहाँ पर अब क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे कूलॉम का नियम। हमें दूरी मालूम है, अब इसका मान मालूम है, तो बल कितना लगेगा नहीं मालूम रहेगा, रहेगा ना, तो वही से चलेंगे अब कूलॉम के नियम से। किससे? पहले चित्र को अच्छे से समझ गए हो? समझ गए हो? कूलॉम के नियम से चलो। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है कि पहला आवेश दूसरा आवेश के बीच जो बल लगेगा दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है फोर्स, और बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो सबको याद है ना? याद है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अब तुम कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो लेटर, ठीक है ना? या इसे हटाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन R²। होगा या नहीं होगा? हाँ, तो अब आए कूलॉम के नियम से। किस पर? कूलॉम के नियम से। आवेश Q1 पर Q2 कितना बल लगाएगा? Q1 Q2 पर कितना बल लगाएगा? तो लगाएगा तो दोनों समान परिमाण का ही लगाएगा, तो दोनों समान परिमाण का ही, बस डायरेक्शन उसका क्या रहेगा? अलग हो सकता है, एक उस साइड लगाएगा तो दूसरा इस साइड लगाएगा ना? हाँ, डायरेक्शन डिपेंड करेगा। तो आवेश Q1 के कारण Q1 पर Q2 के कारण बल, यानी कि Q1 पर कितना बल आरोपित कर रहा है? तो ये बल आरोपित कर रहा है ना, वेक्टर F12 कर रहा है ना, तो वही लिखिए वेक्टर F12 बराबर आवेश, देखो के तो आ गया ना, नियतांक समानुपातिक नियतांक है ना, आया। फिर देखो Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, दोनों को गुणनफल, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या है? ये है डायरेक्शन। क्या है?
डायरेक्शन, दिशा। समझ रहे हो? ये दिशा को बताता है। किसको बताता है? दिशा। यानी कि बल जो लग रहा है ना, बल जो लग रहा है ये इस साइड लग रहा है, सॉरी हाँ, ये बल इस साइड लग रहा है। 2 जो लगा रहा है पहला पर, इसी साइड में लगा रहा है, लगा रहा है ना? हाँ, तो ये हुआ। ठीक, दूसरा आ जाओ। आवेश Q2 पर Q1 के कारण, अब जब ये इस पर आरोपित करता है तो ये भी तो इस पर आरोपित करेगा ना बल, करेगा ना? तो इस पर कितना कर रहा है? ये कर रहा है वेक्टर F21। कितना? वेक्टर F21। तो वेक्टर F21 कर रहा है, तो वही लिखे हैं वेक्टर F21 बराबर के तो समानुपाती नहीं आता, आवेश Q1 इंटू Q2 अपन बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लिख दिए। और साथ में साथ ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना, उसके साथ साथ तुम्हें दिशा भी तो देना पड़ेगा ना, दिशा दोगे ना। तो ये आया, और यही हमें क्या था? निकालना था। क्या करना था? निकालना था। समझ गए हो? क्लियर हो? चलो, छोटा सा और पॉइंट है कुछ, इसमें देख लेना। ये तो निकल गया, यहां तक भी ला दोगे, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखना, ये जो अभी तुम देख रहे हो ये रिलेशन याद करना। ये देख रहे हो ना? हाँ, इसको हम यहां पर लिखते हैं। यहां पर लिखते हैं तो क्या लिखोगे? कैफ ऑफ R21 बराबर वेक्टर R21 लिखोगे अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिखोगे ना, बराबर। यह हम इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर निकलेगा ना वेक्टर R21, तो वेक्टर R21 बराबर कैप ऑफ R21 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर R21 लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको याद करो। कैप ऑफ R12 बराबर वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 होगा। तो इसको कोना कोनी गुना करोगे, तो गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 बराबर कैप ऑफ R12 इंटू वेक्टर R12, ये आ रहा। लेकिन कुछ और नहीं आ सकता है। देखो एक बार, अगर यहां पर वेक्टर R आ जाए, सही है, ठीक है ना? ये तुम्हारा था वेक्टर फॉर्म ऑफ किसका? कूलम्ब्स लॉ का। नोट करना चाहोगे तो नोट करना पड़ेगा, नोट कर लो सब अब अच्छे से, देख लो तुम भी।